अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? ये बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस हो रहा था, कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 वगैरह फाइनल है, रिकंसिलिएशन ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज, लास्ट क्लास से रिलेटेड कर देगा प्लीज, बताइएगा जरा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था आपने, ये कल? अब इसमें तो नहीं कोई मसला रह गया? प्लीज बता दें, कर लिया। ये मिस्टर नमान एंड शहबाज, वैसे आपके दो नाम याद आ गए इसलिए पूछा। अवेलेबल है नमान, शहबाज? चलिए बेटा, फिर अब आज हम कोई फिर नई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसी मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस पे ही शायद है। आप वॉल्यूम 2 अब मिल गया बस आपको, काइंडली बताइएगा। कुछ लोगों में हो सकता है कि अभी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उनका मे भी कासिम साहब अब इस वक्त तो टेस्ट मतलब ऑनलाइन आप बैठे हैं, टेस्ट मेरे ख्याल है इस तरह आपके साथ शेयर होगा भी आफ्टर द क्लास। ठीक है, फिर 2 घंटे का टेस्ट है तो आराम से काम कीजिएगा प्रोसेस। तकरीबन मेरा ख्याल है FA2 की क्लास के बाद 11-12 बजे तक शेयर करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो वो आप फिर डेफिनेटली इस टाइम में इस तरह से टेस्ट मेरा ख्याल अजीब सी बात ही हो जाएगी। तो टेस्ट फिर आप 2 घंटे आराम से निकालिएगा, तो आज इंशाल्लाह टेस्ट होगा। मीनवाइल इस तरह करिएगा, जिनके पास अभी तक बुक नहीं पहुंची, मैं भी अभी रास्ते में हूँ, मेरे ख्याल में पता करता हूँ जरा, ये भी मुबीन जरा लिख ले जरा बुक्स का। बाकी मीनवाइल जरा जिनके पास है, जरा ब्रेक इवन के नाम से एक चैप्टर होगा, वो जरा अपने पास सामने रखें। इतनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पेज है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बल्कि लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं हम। ये तो छोटी सी एक एग्जांपल थी। तो आप लोग काइंडली जरा पेज नंबर 3 शायद हो आपके पास। बहरहाल अगर बुक इस वक्त नहीं भी है तो आपके साथ सामने स्क्रीन पे है, PDF वगैरह भी मैं शेयर करवा देता हूँ। तो मीन वाला अगर चंद 2-4 दिन अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो जरा मेरे साथ साथ ही पढ़ना। जी सर, नेक्स्ट डिस्कशन तो स्टार्ट हो रही है। ये ब्रेक इवन एनालिसिस, या इसके लिए एक और वर्ड लिखा हुआ है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, CVP एनालिसिस। बिजनेस में कॉस्ट इनकर होती है, फिर कुछ वॉल्यूम प्रोडक्शन के और सेल के होते हैं, फिर उससे रिजल्टिंग प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। तो मतलब कुछ कॉस्ट वॉल्यूम्स प्रॉफिट का एनालिसिस, और इसी में ब्रेक इवन एनालिसिस की डिस्कशन हो जाएगी। सबसे पहली चीज ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह क्या होता है, मैं डिस्कस करता हूँ। इस टॉपिक में हम जितनी डिस्कशन करेंगे, पहला इस सेंटेंस कर अपने ध्यान में रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से इनकम स्टेटमेंट इस डिस्कशन में आपके जहन में रहनी चाहिए। समराइज फॉर्म में बेटा कुछ इस तरह से है, प्लीज वो और से मेरी बातें सुन। मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए, यकीन स्टार्टिंग सेल, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिर उसमें
स्टॉक्स को कंसिडर करके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, फिर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली आ जाती है, फिर उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं, फिर नेट कंट्रीब्यूशन आती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज फॉर्म में लिखना चाहें तो सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी जाए तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मेरी मुराद है टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स एज वेल एज वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस। अगर ये सब कुछ लेस कर दूं तो फिर हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन आएगी। मींस अगर सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करो नेट कंट्रीब्यूशन। कभी कभी आप देखेंगे सिर्फ कंट्रीब्यूशन वर्ड लगाओ, तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन में वर्ड बोलूं, ग्रॉस या नेट वर्ड ना लगाऊं, तो वी मीन्स टू से इन दिस डिस्कशन कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सेल में से क्या लेस करके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करके हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो नेट आएगी या ग्रॉस आएगी, काइंड बताइएगा। बस फिलहाल इसको रखने बाद में कर सकते, नेट आएगी या ग्रॉस आएगी यार। लेकिन अगर मैं नेट ना भी लिखूं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिखूं, तो वी मीन्स टू से नेट कंट्रीब्यूशन मीन्स कभी कभी अगर मैं इस तरह कहूं कि सेल लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मीन्स net contribution, or total variable cost means we are talking about sum of variable cost of sale as well as variable selling admin expenses. Then उसके बाद बताइए अगर नेट कंट्रीब्यूशन है तो इसमें से अगर टोटल फिक्स कॉस्ट लेस की जाए, टोटल फिक्स कॉस्ट मींस प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास अगर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट कम है तो नेट लॉस भी आ सकता है। तो सबसे पहले तो काइंडली रजिस्टर पर ये छोटी सी चीज नोट कर लें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल as well as variable selling and admin. Total fixed cost means fixed production and fixed non-production. अब non-production means selling, distribution, admin, ये सारी fixed cost combine होके total fixed cost of the business. लिख के जरा मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। तो इस सारी डिस्कशन में जो अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक इवन या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की, इसमें आपने ये कुछ 5 मेन चीजें ध्यान रखनी है। 5 मैंने क्या बोला, सेल लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर लेस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। मतलब इनकम स्टेटमेंट इस सारी डिस्कशन में हम बिहेवियर मींस वेरिएबल और फिक्स के एंगल से डिस्कशन बनाएंगे। तो अगर बिजनेस की टोटल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट कर लिया जाए तो देन वी कैन मेक फर्दर एनालिसिस और रिलेटेड टू द बिजनेस। और अगर फॉर एग्जांपल एक कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है जो सेमी वेरिएबल है या सेमी फिक्स्ड है, मिक्स कॉस्ट है, तो उसको फिर हमने कल परसों में डिस्कस किया है कि हम हाई लो मेथड वगैरह यूज करके इन्हें सेग्रीगेट भी कर सकते हैं। बहरहाल इस सारी डिस्कशन में वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ द कॉस्ट बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। जी लिख लिया सबने? आपको लिख तो नहीं रहा, प्लीज स्पीड अप होने सर। देन डियर यहाँ पे मैंने एक वर्ड लगाया टोटल। अगर ये टोटल वर्ड ना भी बोला जाए, सिर्फ इस तरह बोला जाए सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट बोलूं, वर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल सेलिंग एडमिन की जगह सिर्फ बोलूं वेरिएबल कॉस्ट,
वंस अगेन वी मीन्स टू से कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। बहरहाल आप लोग लिखा रहने दीजिएगा, लेकिन अगर सिमिलरली मैं बोलूँ फिक्स कॉस्ट और फर्दर डिफाइन ना करूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट या फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वी मीन्स टू से टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह भी अगर मैं बोलूँ से लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन सिंपली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन, और उसमें से फिर फिक्स कॉस्ट लेस करके नेट प्रॉफिट। और अगर फर्दर से डिफाइन ना करूं कि ये कौन से फिक्स कॉस्ट है, तो वी मींस टू से कि वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स जरा शॉर्ट हो जाएंगे डिस्कशन में, लेकिन उसमें क्या कुछ शामिल है वो थोड़ा सा जरा ज़हन में रहना चाहिए। बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट दिस डिस्कशन कि ये सब कुछ कैसे होता है, कुछ हमारी बेसिक अजम्पशंस हैं इस डिस्कशन में, तो काफी अरसे से शायद हम सुन रहे हैं, एक दफा को दोबारा रिवाइज करें इस पेज पे स्टार्ट पे। पेन हाथ में रख लीजिएगा, कहीं हो सकता है आपको एक्सप्लेन करना पड़े। नंबर 1, सबसे पहले तो इस सारी डिस्कशन में जो मैंने अभी बोला भी आपके सामने, कॉस्ट को हमें फिक्स और वेरिएबल में सेग्रीगेट करना है। अगर तो क्वेश्चन में फिक्स और वेरिएबल अलग गिवन है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर हम उन्हें फिक्स्ड और वेरिएबल में सेग्रीगेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि इसमें फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, और जरूरत अगर पड़ी और क्वेश्चन साइलेंट बाय डिफॉल्ट इस काम के लिए भी वही हाई लो मेथड यूज होगा, हमने कुछ पिछली क्लास में भी रिवाइज करने की कोशिश की। नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। सही है, ये बात पता है हमें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। और पहले जरा नीचे आए, सेकंड मेजर assumption इज फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। याद है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है और फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। वापिस ऊपर आए सेकंड पॉइंट में, आउटपुट मींस प्रोडक्शन है और सेल मींस स्टॉक, ये सेल है। अगर स्टॉक्स हो तो फिर प्रोडक्शन और सेल भी डिफरेंट हो सकती है। अब ये सेंटेंस इस तरह पढ़ा जाएगा, सेकंड, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। और अगर इसी को सेलिंग एक्सपेंसेस के एंगल से बोला जाए तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ सेल्स। तो एक्टिविटी लेवल प्रोडक्शन भी हो सकती है और सेल भी हो सकती है, और इनमें डिफरेंस हो सकता है अगर स्टॉक्स हो। तो अगर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए, मींस मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड हो जाएगा। और अगर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट की बात करें की जाए तो इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ सेल यूनिट्स। इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। बात क्लियर होगी है प्लीज? आउटपुट वर्ड भी प्लीज याद रखिएगा, आउटपुट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन, और सेल मींस ऑब्वियसली जो हमने यूनिट्स बेचे हैं, इनकी क्वांटिटीज में डिफरेंस हो सकता है अगर स्टॉक्स लेवल डिफरेंट हो। ठीक है जी, क्लियर है? आसान सी डिस्कशन है प्लीज, इसमें बहुत ज्यादा कोई मुश्किलात वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम एक कॉन्सेप्ट साथ जहन में रख के आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। देन बेटा उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन फर्दर पढ़े नंबर 3। अब वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर वेरी करेगी प्रोडक्शन के साथ, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा लेकिन टोटल वेरी करेगा। लेकिन अगर हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगी, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो वो सेल यूनिट्स के साथ वेरी करेगी। प्रोडक्शन और सेल डिफरेंट हो जाएंगी अगर स्टॉक्स हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारे? अब यहाँ तक आ जाए, इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स, बाकी जो लास्ट दिन फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? चलो सर आगे चले फिर। अब फिक्स कॉस्ट के एंगल से लिखा हुआ एक सेंटेंस पढ़े, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। इसको भी थोड़ा सा मेरे ख्याल रिवाइज करना जरा। देखिए फॉर एग्जांपल ईयर 1 है, रेंट कॉस्ट फैक्ट्री आपकी 1 लाख फिक्स है, रेंट का खर्च है पर ईयर। लेट्स से अगर आप फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स बनाए, मतलब मैं 1 लाख अज्यूम किया कि रेंट है, रेंट की अमाउंट है और 10,000 यूनिट्स है, तो आपका आंसर आएगा रेंट कॉस्ट पर यूनिट 10।
अब अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वी अज्यूम कि रेंट का टोटल सेम है, लेकिन फर्स्ट करें अगर ईयर 2 में एक्टिविटी लेवल बदल के हो जाए 5000, इट मींस एक्टिविटी लेवल कम हो जाए, 10,000 की बजाय अगर आप 5,000 यूनिट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली आप सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर फिर हमारा 20 पर यूनिट हो जाएगा। अब क्या फर्क पड़ रहा है तो और से देखें, टोटल तो फिक्स है, ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर टोटल फिक्स है और एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है तो पर यूनिट इफेक्ट आ रहा है। क्या इफेक्ट आ रहा है? एक्टिविटी लेवल अगर कम हो रहा है 10,000 से 5,000 तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल ये 3 है, फिक्स कॉस्ट टोटल कांस्टेंट है, लेट्स इन यूनिट्स 20,000 बने, एक्टिविटी लेवल चेंज कर रहा हूँ, आंसर आपका आएगा 5 पर यूनिट। तो एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ा रहा हूँ तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो गई है, कम हो गई है? कम हो रही है। एक्टिविटी लेवल कम करने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई, बढ़ गई है, सॉरी, एक्टिविटी लेवल कम करने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है, 10 से 20 हो गई, और एक्टिविटी लेवल बढ़ाने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो गई है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है या इनवर्स बन रहा है? तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। को बात फॉलो कर ली है सबने? मेरी बात से कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुई? मेरा ख्याल है कि हेल्पफुल रहेगा थोड़ी सी एग्जांपल अगर साथ आप लिख सकें। मतलब फॉर्मूला से एक मैंने बनाया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर यूनिट्स, एक पर यूनिट का रिलेशनशिप जरा रिवाइज करने के लिए कहीं नोट करना आए बेटे। सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि कॉन्स्टेंटली आपने पढ़ाई को सीरियस लेना है यार। चंद दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, कुछ साथ साथ नहीं पढ़ा, टेस्ट ना दिए, इस तरह से बेटा बात नहीं बन सकेगी। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे तो मेरे नजदीक इतना इम्पॉसिबल भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कभी भी आपको होमवर्क के तौर पे कभी एक दो से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस ना दूं। आपसे रिक्वेस्ट है आप डेली बेसिस पे अपनी रूटीन बनाएं। ऑनलाइन क्लास इज शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है? कोई इशू रह जाए तो रिकॉर्डिंग क्लासेस की भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो प्लीज अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखें, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। फिजिकली फिर भी अगर क्लास में आमने सामने बैठे हों तो शायद एक दूसरे को देखकर मोटिवेशन हो जाती है, लेकिन अब जो भी लिमिटेशन है उसी के साथ प्लीज पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमजा इसकी क्या जरूरत है? फॉर एग्जांपल एक भी ले रहा है हमजा तो वो आप है, एंड वी शुड नॉट बी बॉदर कि और कितने ही हैं, बाकी ले रहे हैं सारे, अलग शुक्र लगे हुए सारे। तो हमजा सवाल शायद ये होना चाहिए कि क्या मैं क्लास ले रहा हूँ, एंड आई थिंक कोई और ले ना ले वो उसकी चॉइस है। ठीक है मिस्टर हमजा, और वैसे कोई सवाल नहीं आया आपका, सिर्फ ये बात आपने पूछी है, अब ये जाती है। नोट कर लिया हमजा आपने? जी डियर, कोई लिख तो नहीं रहा बड़ा? चलिए सर अब आए इन सारी assumptions की बेस पे, फिर हमारी कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ हो जाएंगी। कंसंट्रेट आप कीजिएगा आप लोग पे। सेकंड लास्ट पॉइंट, एक तो हो गया बेटा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हवाले से कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिमेन्स कांस्टेंट। बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा वेरिएबल कॉस्ट में अगर मटेरियल है तो इन्फ्लेशन से बढ़ जाती है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी। बात ये हो रही है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसी तरह सेल प्राइस के लिए भी, मतलब फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन में क्या है, सेल प्राइस इज 20 पर यूनिट, और फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही भी अज्यूम कि हर साल पे 20 पर यूनिट ही, अनलेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले, डेफिनेटली सेल प्राइसेस भी बढ़ाई जाती हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है
तो सेल प्राइस पर यूनिट भी उसी तरह हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे जिस तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए है। ठीक है, तो अब ये अगर दो सेंटेंसेस हम ज़हन में रखें तो सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो यहां से एक फॉर्मूला भी डेवलप हो जाएगा। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि सेल प्राइस पर यूनिट इज 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज, अब मैं जस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहा हूं, फर्दर कुछ नहीं बता रहा, तो इट मींस इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है और वेरिएबल सेलिंग एडमिन भी है। इट मींस इसमें फिर डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं और वेरिएबल सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी अगर हैं तो वो भी शामिल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये 25 है तो व्हाट शुड बी 5, बोले। कंट्रीब्यूशन में तो रहा हूं, लेकिन कंट्रीब्यूशन मींस आई एम टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कुछ क्लियर है? यहां से छोटा सा पहला फॉर्मूला हमने क्या डेवलप कर लिया कि अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी पड़े तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आई होप के बात मुश्किल नहीं है, क्लियर हो गया? क्लियर है माय डियर, कोई इशू तो नहीं? एक सिंपल एक वाई या एन नो रख लेना, एन वाई, अगर इशू है तो एन नो लिख दिया करें और अगर नहीं है तो बस सिंपल टाइप करके बात खत्म करें, एक वाई। जी डियर, अब आए जरा इस सारी डिस्कशन से एक कंक्लूजन हमारी ये बनी, इफ both the sale price per unit and the variable cost per unit are constant, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन फर्दर नहीं है कि सेल प्राइस पर यूनिट भी कांस्टेंट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट है, तो क्या फिर आंसर देना आपने 5 कांस्टेंट ही रहेगा? अगर 30 ने कांस्टेंट रहना है, 25 ने कांस्टेंट रहना है, तो क्या इनका डिफरेंस भी बेटा फिर कांस्टेंट ही रहेगा? ठीक है, तो यहां से फिर एक सेंटेंस क्या बना, if both the sale price per unit and the variable cost per unit are constant, then it means contribution per unit will remain constant at all levels of sale। पर यूनिट की बात हो रही है, पर यूनिट, तो 5 का डिफरेंस भी जो है ये भी कांस्टेंट रहेगा। लेट्स अज्यूम मैं आपसे कहूं कि सेल प्राइसेस 100 पर यूनिट की बात हुई, वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 80 per unit, if these two figures remains constant then difference also be constant and difference is called as contribution per unit। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? From this discussion we can calculate, अब कुछ रेशियोज आने, कुछ फॉर्मूले आने, तो कंसंट्रेशन रखिएगा जरा। अब थोड़ा सा अगर एक सेकेंड बिफोर एनीथिंग, सेल प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल और वन का इधर एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसको फॉर्मूला था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ऐसे में बात, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन ये बड़ा अगर हम वर्ड शब्द गौर करें इन पे, तो सेल प्राइस और कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, ये डिस्कशन होती थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सारी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ये थी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहस। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्योंकि और कोई कॉस्टिंग मेथड ही नहीं है, इसलिए वहां ये कभी वर्ड हमने लगाया भी नहीं है। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस अगर किया जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो उसमें सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट लेस करें तो कंट्रीब्यूशन आ सकती है, तो जिससे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से इस डिस्कशन में
एक कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कैलकुलेट हो सकती है, और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और अगर हमने पर यूनिट वर्किंग की हुई है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल पर यूनिट इन 100। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाय 30 इनटू 100 को सॉल्व करेगा जरा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा आंसर? 16.67 पर राउंड ऑफ करना, नहीं पॉइंट्स में चला जाएगा ना, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट सकते। तो अगर कंट्रीब्यूशन को सेल प्राइस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेल प्राइस पर यूनिट से डिवाइड किया जाए तो इस रेशियो का फिर नाम, जिसका वहां तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वर्ड है ना, तो यहां पर एक रेशियो का नाम बन जाएगा CS रेशियो, इसको कहते हैं CS रेशियो। C स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन और S स्टैंड फॉर सेल। इसी CS के लिए एक और वर्ड भी है CM रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसका कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वर्ड लग जाता है, तो CM रेशियो इज जस्ट एन अल्टरनेट वर्ड फॉर द CS रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CS रेशियो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? समझ आ गया सबको? एक फॉर्मूला सा है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CS रेशियो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। अब इसमें बेटा जो परसेंटेज में जब आ जाएंगे हम, तो ये मैथमेटिकली प्लीज सारी डिस्कशन है, 16.67 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, परसेंट है ये। अब इसमें बेस किसको रखा जा रहा है? सेल्स को। तो मतलब इस सेंटेंस का, इस परसेंटेज का ये हो जाएगा, इफ सेल इज 100 then contribution is 16.67 रुपीज। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया सेल है तो 16.67 कंट्रीब्यूशन है, एंड देयरफॉर एक छोटा सा क्वेश्चन करने लगा, आप सोच के बताइएगा। सेल और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में, अब सेल अगर 100 रुपया और कंट्रीब्यूशन 16.67 है, तो इनके दरमियान में क्या चीज हायल है? इनके दरमियान में क्या चीज है जो सेल अगर 100 रुपया है तो कंट्रीब्यूशन 16.67 रहेगी? सेल में से क्या लेस हुआ है तो फिर कंट्रीब्यूशन आई है। जी बिल्कुल ठीक है, इस तरह से काइंडली सोचना। देयरफॉर ये जो डिफरेंस रहेगा 83.33 इज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कहना कुछ चाहता हूं, जैसे आपने ये नोट करना, आप अपने रजिस्टर पे ये सारी चीजें भी नोट करना शुरू कीजिएगा साथ साथ। मैं अगर आपसे कहूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन मींस कंट्रीब्यूशन अगर 20% है, तो अब 20% का मतलब है 20/100, और प्लीज इस फॉर्मूले में बेस सेल है। तो अगर 20% कंट्रीब्यूशन है तो सेल 100 है, कंट्रीब्यूशन बट अगर 20 है तो वेरिएबल कॉस्ट फिर 80 होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए 35% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो इट मींस सेल अगर 100 रुपीज है, कंट्रीब्यूशन 35 है, तो देयरफॉर 65 वेरिएबल कॉस्ट होगी। एक वैसे ही आपसे सवाल है, फर्ज करें अगर 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है तो सेल 100 है, 20 वेरिएबल कॉस्ट, 20 सॉरी कंट्रीब्यूशन है, 80 तो वेरिएबल कॉस्ट है। मुझे कोई ये बताएगा 120 क्या है? हंड्रेड सेल है, 20 कंट्रीब्यूशन है, 80 वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये 120 फिर क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सामान ने सही फरमाया, कुछ नहीं, 120 कुछ भी नहीं है। सेल अगर 100 है तो सेल में वेरिएबल कॉस्ट भी है और कंट्रीब्यूशन भी है। ठीक है, तो ऐड भी इसमें होना, अगर 100 बेस है सेल, तो सेल बनी कैसे है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करना। सेल अगर 100 रुपीज है, फॉर एग्जांपल सेल अगर 100 है, 16.7 अगर कंट्रीब्यूशन है, तो इनके दरमियान में तो एक फिगर लेस हुई है, तो डिफरेंशियल विल बी वेरिएबल कॉस्ट। तो कंफ्यूजन है तो पूछना, बाकी छोटी सी जरा एग्जांपल अपने पास कहीं रजिस्टर में नोट करना शुरू कर।
जी हो सकता है हमजा, लेकिन काइंडली मेरा ख्याल है सही याद नहीं होगा, उसे इस वक्त इग्नोर ही कर दें। ब्रेक इवन एनालिसिस कुछ ना कुछ आपने किया में पढ़ा जरूर होना, लेकिन जिस तरह हमें रिफ्रेश करना है, हमें जिस तरह से डिटेल में जाना है, मेरा ख्याल है शायद उस डिटेल में याद ना हो आपको। बहरहाल अच्छा है अगर कुछ याद आ जाए। ये बड़ा लिख लिया सबने? जी डियर, अब इससे कीजिएगा, बुक अगर है भी तो बंद कर दीजिएगा। आपसे कुछ लिख के दो तीन फार्मूलाज फाइनल करने, फार्मूलाज फाइनल करने। तो किताब अगर है भी तो बंद करना, रजिस्टर के पेज पे आ जाए। यहाँ से इनिशियली फर्स्ट एक डिस्कशन स्टार्ट कर लें, ब्रेक इवन एनालिसिस। लिख के कीजिएगा प्लीज, कुछ चीजें इंशाल्लाह साथ साथ ही याद करके आ जाएंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। एक लाइन लिख लें, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल at which there is neither profit nor loss। एक ऐसा पॉइंट, ऐसी क्वांटिटी ऑफ सेल जिस पे ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। वॉल्यूम ऑफ सेल at which there is neither profit nor loss। एज अ बिजनेसमैन आपको शायद ये पता होना चाहिए कि कम से कम कितने यूनिट्स बेचे जाएं तो फिर लॉस खत्म हो जाएगा। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ऑब्वियसली आप बिजनेस इसलिए नहीं कर रहे कि प्रॉफिट भी ना हो, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि प्रॉफिट हो, लेकिन ये भी शायद पता होना चाहिए कि कम से कम कितने बेचेंगे तो लॉस खत्म होगा। ठीक है, मतलब इस बात का ये है, एक छोटी सी जरा एग्जांपल देखें। फर्ज करें 75,000 यूनिट्स and one unit can be sold for ₹10। So 7,50,000 is sales revenue। Let's assume variable cost, and just variable cost 75,000 units अगर बना के बेचे जाएं तो लेट्स assume we expect कि 8 rupees variable cost per unit, तो 75,000 multiplied by 8 करें currently 6 lakh। What is 6 lakh? Total variable cost। डिफरेंस लें, कंट्रीब्यूशन मींस, ज़हन में रखें बातें, नेट कंट्रीब्यूशन 1,50,000। ठीक है, अब फर्ज करें हमारे
total fixed cost, which is the sum of production and non-production fixed cost, भी 1.5 लाख है. Which means ये वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ना प्रॉफिट है ना लॉस है. तो क्या 75,000 in this case will be called as break even units? बात फॉलो करें प्लीज. एक छोटी सी एग्जांपल लिख लें और 75,000 यूनिट्स का जो लेवल है ये ब्रेक इवन पॉइंट बेटा क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस लेवल पे ना प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है. मेरी बात कुछ क्लियर हुई है? आई वंस अगेन रिपीट, इस सारी डिस्कशन में आपने मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट जहन में रखना है. और प्लीज व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट? 5 चीजें हर वक्त याद रखें जो मैंने यहाँ लिखी. सेल, वेरिएबल कॉस्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू नेट प्रॉफिट. और अगर इस इनकम स्टेटमेंट के एंड में कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, जीरो है, मींस नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो दिस वॉल्यूम ऑफ सेल मींस 75,000 यूनिट्स विल बी कॉल्ड एज कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है. इट मींस फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो अब आपको ये तो पता है कि कम से कम मैंने 75,000 यूनिट्स तो बेचने ही बेचने वरना लॉस हो जाना. और ऑब्वियसली अपने 75,000 ही नहीं बेचने, यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट के 75,000 यूनिट से ज्यादा बिकें. लेकिन इस एनालिसिस का कम से कम ये फायदा जरूर होगा कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स का पता चल गया है, तो यू कैन मेक एन एफर्ट कि किसी तरह एक्स्ट्रा यूनिट्स बेच के फिर प्रॉफिट कमा लिया जाए. इन अदर वर्ड्स अगर आप 75,000 से कम यूनिट्स बेचेंगे तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे, जो डेफिनेटली सिचुएशन हमेशा अवॉइड करनी चाहिए. ओके प्लीज यहां तक अब सुनिएगा आगे बढ़. मैं अच्छा इस जो मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है इसमें बेटा मैं क्या एक बात ये भी कर सकता हूँ इस तरह से कि एट ब्रेक इवन पॉइंट नंबर 1 सेल्स विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट, what is the meaning total cost? Total variable cost as well as total fixed cost. जी जी हमजा ये बात ही नहीं हो रही, कंट्रीब्यूशन और चीज है यार. हमजा प्लीज ऐसे ना करें. वेर देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है. जी माय डियर, अगर ब्रेक इवन एनालिसिस पे एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या नंबर 1 फिर ये होना चाहिए कि सेल्स की हमारी जो अमाउंट है वो टोटल कॉस्ट के बराबर है. और टोटल कॉस्ट का मतलब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को इकट्ठा करके बात कर रहे हैं. असल अगर हम ये इनकम स्टेटमेंट देखें तो सेल इज 750,000 which is equal to 6 लाख प्लस 1,50,000. तो क्या चीज किसके इक्वल होने की वजह से प्रॉफिट जीरो है? सेल टोटल, हमारी सेल है ही कितनी जो टोटल कॉस्ट की इक्वलेंट है. देयरफॉर इनकम स्टेटमेंट का सिंपल से ध्यान में रखें, अगर सेल आपकी 750 है और टोटल कॉस्ट भी 750 है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट सिचुएशन नहीं है. एग्रीड है प्लीज सारे? सर जी एग्रीड है सर? क्विक रिस्पॉन्स जरा प्लीज. नंबर 2 सुने. फिर बड़ा इसी चीज को अगर हम एक और एंगल से सुने सोचें तो एट ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर मैंने कॉमन हेडिंग लिखी हुई है. सेकंड चीज फिर ये भी होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन की अमाउंट शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमने अचीव करना है तो कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए. टोटल फिक्स कॉस्ट से मेरी मुराद प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट दोनों की बात हो रही है एज अ पीरियड कॉस्ट. Agreed, my dear? Contribution is equal to 150. If contribution is, for example, less than fixed cost, it will result into ultimately net loss. Or अगर contribution is more than fixed cost, तो obviously it will result into profit. हम अगर ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं
तो फिर दो चीजें होनी चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट पे, बल्कि इस तरह से कह सकते हैं होंगी। नंबर वन, सेल की अमाउंट फिक्स टोटल कॉस्ट के बराबर होगी, और टोटल कॉस्ट मींस फिक्स एंड वेरिएबल प्लस हो रहा है, और सेकेंडली कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। एवरीथिंग इज क्लियर यहां तक प्लीज? जस्ट कंसंट्रेट। देन आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, आए एक छोटा सा फॉर्मूला आपसे जरा ड्राइव करवाना। अगर मैं आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन बनाऊं, अब आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, आपके लिए है, आराम से लिखते रहिएगा, पहले समझा जरा। अगर मैं आपके सामने इस तरह कहूं कि टोटल कॉस्ट अगर ली जाए, इनकम स्टेटमेंट रखिएगा ध्यान में, और उसमें प्रॉफिट अगर है फॉर एग्जांपल, उसे ऐड कर लिया जाए, तो क्या ये फिगर सेल्स के बराबर होगी? इन अदर वर्ड्स ऑब्वियसली सेल्स में से, और इस तरह भी कह सकते हैं, सेल्स में से अगर टोटल कॉस्ट लेस कर दी जाए, प्लीज इक्वेशन रीअरेंज कर रहा हूं, तो प्रॉफिट आ जाएगा इफ एनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एक मैं जनरल बात कर रहा हूं, फिर मैं ब्रेक इवन पर वापस आता हूं। मेरे इन फॉर्मूला से आप एग्री कर जाएंगे कि टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, पूरी इनकम स्टेटमेंट ध्यान में रखें, शुड बी इक्वल टू प्रॉफिट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं मेरी इस बात से? अब सुनिएगा गौर से। एट ब्रेक इवन, एट ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल कॉस्ट, कुछ एब्रीविएशन बना रहा हूं, कॉस्ट प्लस जीरो इज इक्वल टू सेल्स। ओके, कहां से आ गया जीरो, कहां से आ गया ये जीरो, कहां से जीरो आ गया, समझ आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या जीरो होता है? प्रॉफिट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट जस्ट टोटल कॉस्ट ही सेल के बराबर होगी, एज डिस्कस्ड अबव, अभी जो बात हुई है। एग्रीड है? एक छोटा सा वाई एन जरूर रखें, ताकि मुझे क्लियर हो जाए जरा कि आप मेरे साथ हैं। जी डियर, अब इससे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएं जरा। इसी को मैं इसका कह सकता हूं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो, इन अदर वर्ड्स हम जीरो इग्नोर भी कर सकते हैं, ब्रेक इवन, ऑब्वियसली एट ब्रेक इवन इज इक्वल टू सेल्स। अब टोटल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल एंड फिक्स कॉस्ट का टोटल। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट मींस also we are also talking about production and non production. ओके, इकट्ठे हैं सारे सर, इकट्ठे हैं सर? आप आराम से लिखिएगा, मैं मुझे 4-5 लाइनें जरा और आगे बनवा देता, कंसंट्रेशन से कर। शहबाज आज नजर नहीं आ रहा है, नहीं सॉरी नजर आ रहा है, ठीक है जी डियर। अब इसी को अगर मैं इस तरह से अरेंजमेंट कर लूं कि सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। गौर से देखें, इक्वेशन रीअरेंज की है मैंने। सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। सोच में तसल्ली से, ओके? सर ओके सर, एक है फटाफट। अब सेल में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूं तो अपनी इनकम स्टेटमेंट देखें। सेल में टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं लेस कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, और विदाउट एनी वर्ड ग्रॉस नेट वी आर टॉकिंग अबाउट नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ओके डियर, यहां तक ठीक है सर जी? यहां तक ठीक है सर? लास्ट एफर्ट
बस उसके बाद फिर आप नोट कीजिएगा। और अगर मुझे कंट्रीब्यूशन की अमाउंट चाहिए तो ये वर्किंग जरूर कीजिएगा। तो क्या बेटा इस तरह हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट छोड़ लिए जाएं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 माइनस 8, 10 क्या है सेल प्राइस पर यूनिट, 8 क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो 10 माइनस 8 अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाती है, यूनिट्स 75,000, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू 2 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो फाइनली बेटा इसका भी मैं कह सकता हूं कि यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट is equal to total fixed cost. Everything is clear? Everything is clear, my dear? तो आवाज आगे पीछे नहीं हुई? आवाज बेटा मेरी ठीक आ रही है? काइंडली प्लीज एक मिनट बताइएगा तो मेरी आवाज ठीक है? आप लोगों का अपना नेट मुझे लगता है खराब, साथ साथ है जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। कंट्रीब्यूशन की अमाउंट इज 6 लाख, सॉरी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट इज 150,000। तो बेटा अगर 150,000 तक इकट्ठा पहुंच, मतलब एक स्ट्रेट वे पहुंचना 150 तक, तो क्या करें, यूनिट सेट ब्रेक इवन, अभी ब्रेक इवन के एंगल से बात हो रही है, इनटू 2 यूनिट्स को अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करूं, अब 2 कहां से आगे, 10 माइनस 8 वेरिएबल कॉस्ट में से सेल प्राइस पर यूनिट अगर लेस करें तो 2 रुपीज इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट आ जाएगी, बाकी एज इट इज है। और फाइनली अगर आपसे मैं कहूं कि यूनिट्स अगर फाइंड आउट करने हैं, लास्ट कौन से यूनिट्स, ये सारी डिस्कशन प्रॉफिट टू जीरो रखी हुई है, तो ब्रेक इवन यूनिट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो उस फाइनल फॉर्मूला कुछ डेवलप ये हो जाएगा कि अगर हमें कहीं से टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाए और हम उस टोटल फिक्स कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर लें, प्लीज और सेकेंड, टोटल फिक्स कॉस्ट यूनिट्स इज इक्वल टू बना रहा हूं कंट्रीब्यूशन पर इसे डिवाइड, तो क्या हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। एक मिनट पहले एक छोटी सी वर्किंग करें। व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट इन दिस डाटा, 1,50,000 कॉस्ट। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2, ऑब्वियसली मैंने वर्किंग तो की हुई है लेकिन जस्ट आपके जहन में फाइनल करने के लिए, अगर टोटल फिक्स कॉस्ट उठाई जाए और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ब्रेक इवन यूनिट्स, वो कम से कम यूनिट्स जिनको बेच के हम नो प्रॉफिट लॉस सिचुएशन पे आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, कम से कम हमने यूनिट्स बेचने हैं ताकि हमारा लॉस खत्म हो सके। ठीक है, सबको यहां तक अब बात क्लियर है मेरी? जी बेटा काइंडली नोट करिएगा, आई एम वेटिंग। देखिए ठीक है, क्यों गाड़ी का पेट्रोल ना लगा, पेट्रोल एंड पे है, हाँ वो बस, और बाकी फिर बाद में गाड़ी का थोड़ा बहुत काम, वो फिर मुझे बताओ, अबू से पूछ लीजिएगा ना वो क्या है।
ये बेटा नोटेड है प्लीज। काली बेटा लिख लेंगे। वो कौन फाइनल कर रहा है टेस्ट? जी मेरे डियर, तो यहां से अब फाइनल फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स इज, समझ आ गया बादल? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अगर हमने ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हो तो अब हमें दो चीजें फिर ढूंढनी पड़ा करेंगी, टोटल फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक दफा जरूर बोल लें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, देन बेटा अगर ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए हो तो नेक्स्ट लाइन लिखें। अगर हम ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल चुके हैं तो देन बड़ा एक वर्किंग ये भी हो सकती है, ब्रेक इवन, एक नेक्स्ट वन लाइन लिख लो ब्रेक इवन सेल्स। मतलब कि ये तो है ना यूनिट्स के कितने यूनिट्स बेचें कि ब्रेक इवन हो जाए, और फिर सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आप ये देखना चाहें कि ब्रेक इवन जो यूनिट्स हैं वो कितने के बिकें, कितने रुपए पे बेचें तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, मतलब रुपीज ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स कितने हैं। तो सिंपली यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। मसलन ऊपर अगर हम डाटा देखें तो 75,000 यूनिट्स, ऊपर फिगर आई थी ब्रेक इवन यूनिट्स 75,000 यूनिट्स का 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1,80,000 ब्रेक ई सेल रुपीज। क्लियर है बात? क्लियर है माय डियर? तब एक तरीका क्या हो गया, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने और ब्रेक इवन सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन रुपीज निकाल लें। लेकिन बेटा इसका एक डायरेक्ट वे भी है, ब्रेक इवन सेल रुपीज डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये है कि मतलब पहले अभी मैंने कहा कि पहले यूनिट्स निकाल के सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें। डायरेक्टली बेटा ये है कि अगर आपने रुपीज तक पहुंचना है तो एक ऑल्टरनेट वे ये है कि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है, टोटल फिक्स कॉस्ट उठाई जाए, वो मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट उठाई जाए और उसको फिर सीएस रेशियो से कर लिया जाए, तो आपके पास डायरेक्टली बीस भी आ सकते हैं। कैसे, एक मिनट पहले सुन लें। व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट, ऊपर मैं डाटा में यूज कर रहा हूँ। टोटल फिक्स कॉस्ट लाइक 50,000 है, और सीएस रेशियो की एक जरा वर्किंग करवा दें। बताएं इस रेशियो का फार्मूला क्या है? सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू
डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। एक आसान सी डिस्कशन है बिल्कुल। तो सी एस क्या बॉल अपना बता ही नहीं रहे आप लोग, प्रॉब्लम है उस नेट में। ये दूसरा नेट कौन सा इस फ्लोर पे? लाइव क्लास के अलावा दोनों में प्रॉब्लम आ रहा है पीछे से इशू। अब ये भी पूरा नहीं है, इसमें भी सिग्नल्स कम है। तो और तो नहीं कोई कनेक्ट हुआ है इन नेट से? वो दूसरे चेक कीजिएगा, दोनों में प्रॉब्लम है। तो फिर पीछे से किस पे वैसे करो? फाइनली किस पे करूं? फिलहाल तो सही है। ये बड़ा क्लियर है बस, फाइनली जरा बताइएगा एक मिनट। सॉरी वो बीच में शायद नेट का इशू दोबारा फिर आ रहा है, काइंडली जरा चेक कीजिएगा। हाँ ये लिए सीएस रेशियो की वर्किंग कर रहे थे, काइंडली इसका जरा आंसर बता देंगे। व्हाट इज टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100 इज इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एक मिनट कैलकुलेटर पकड़िएगा, बाद में अपनी सारी वर्किंग्स लिखिएगा। आगे मैं 1,50,000, व्हाट इज 1,50,000? फिक्स कॉस्ट को 20% से डिवाइड रेशियो से। तो एक मिनट आंसर बताइए आ रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरे ख्याल अभी इंशाल्लाह एक मिनट में ठीक हो जाएगा। फाइनली सॉल्व कीजिएगा। सेल है 50,000, आंसर बनता है सर 1,50,000 डिवाइड बाय 20%। ठीक है, तो बात ये हो रही थी, और से सुने एक दफा रिवाइज करें जहन में, कि एक तो वे ये है कि पहले ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने, और यूनिट्स को फिर सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन रुपीस निकालने। और एक स्ट्रेट वे क्या है कि आप लोग डायरेक्टली रुपीस तक कैसे पहुंच सकते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट को सीएस रेशियो से डिवाइड कर दें। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीएस रेशियो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल पर यूनिट और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सेल्स की बेस पे है, इस रेशियो करके डिवाइड करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट से, तो होपफुली आपके सामने ये आंसर भी आ जाएगा। काइंडली कंप्लीट करें सारा। जी नोटेड है प्लीज। जी डियर, सबने लिखी है? क्विक यार, जरा थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स काइंडली। देन डियर अपनी बुक की तरफ वापस फर्स्ट पेज, सॉरी शायद इसमें से अब जो अभी फॉर्मूलाज फाइनल हुए हैं उनको जरा अगर हम हाईलाइट करना है, फिर इस पेज के एंड सेशन है वो मैं आपके स्टार्ट करता हूँ।
एक तो सबसे पहले आया है, बल्कि एक तो पर यूनिट कंट्री का फॉर्मूला, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिर एक CS रेशियो का फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। देन उसके बाद नीचे आए, जरा हाईलाइट कीजिएगा, एक ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक नहीं है बस? देन उसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला एक आ गया है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज डायरेक्टली, इन पर हाईलाइट करना। तो एक सेकंड मेरे साथ जरा बोल लें। CS रेशियो का फॉर्मूला, सी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। नीचे आप आएंगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और अगर ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली निकालने हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो। कोई यहां तक अब कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? कोई क्वेश्चन हो यहां तक किसी का? देन ये दोबारा रजिस्टर की तरफ आए। एक छोटी सी डिस्कशन और लिख लेना, हेडिंग लिखें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए इधर से कुछ नहीं होना, वैसे नेट देखें, वैसे मुझे नजर आ रहा है इधर से, आप लोगों का अपना भी नेट पता नहीं कैसा, पता नहीं, अब मुझे बताएंगे तो उसका इशू है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटा किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन बस रखें, बिल्कुल आसान आसान सी शायद बातें यार। दो वर्ड सुने जरा मेरे साथ, बजटेड सेल्स, और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या वर्ड फाइनल किया है? ब्रेक इवन सेल्स। देखिए बजटेड सेल का मतलब ये है कि हम कितने यूनिट्स बेचना चाहते हैं। हम डेफिनेटली कितने यूनिट्स बेचना चाहते होंगे? जितने यूनिट्स मार्केट में बिक सकते होंगे। तो लेट्स अज्यूम हमारा बजटेड सेल, हमारी बजटेड सेल है 1 लाख यूनिट्स। पहले जरा यूनिट्स की तरफ आ जाए। इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी कैन सेल 1 लाख यूनिट्स in the accounting period. Budget expected we can sell 1 lakh units. Let's assume break even sales are 80,000 units. ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है हम कम से कम कितने यूनिट्स बेचेंगे तो नो प्रॉफिट लॉस सिचुएशन आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स हमें कम से कम 80,000 यूनिट बेचने हैं तो फिर हमारा लॉस खत्म होगा। ये मेरा जो सेंटेंस में बार बार बोल रहा हूं कि लॉस खत्म होगा, ये समझ आता? 80,000 यूनिट्स बेचेंगे तो फिर लॉस खत्म होगा। प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरे वर्ड्स क्लियर हुए जो मैंने बोले? वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 1 लाख यूनिट्स बेच लेंगे। ब्रेक इवन सेल क्या है? वी आर एक्सपेक्टिंग कि 80,000 यूनिट्स बेच के लॉस खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, शायद ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस्ट कवर हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन ये मेरा, क्या कुछ ऐसे यूनिट्स हैं इस सिनेरियो में जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे?
क्या इस सिचुएशन में कुछ ऐसे प्रॉफिट, ऐसे यूनिट्स हैं जो हमें लॉस खत्म होने के बाद प्रॉफिट में ले जाएंगे? तो वो जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं जो इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाएंगे, उन यूनिट्स को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिंपली मींस वो यूनिट्स जो हमें प्रॉफिट की तरफ या प्रॉफिट में ले जाए। क्या खत्म हो, कहां ले जाएंगे? लॉस खत्म होके प्रॉफिट में ले जाएंगे। ठीक है, तो आसान सा एक फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स निकालने का? बजटेड सेल्स उठाई जाए और लेस कर दिया जाए ब्रेक इवन सेल्स से। फॉर्मूला क्या बन गया? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ऑब्वियसली बेटा ये जो सारी वर्किंग्स हैं ये पीरियड के स्टार्ट पे की फुल कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। हमें पीरियड के स्टार्ट पे पता होना चाहिए कि कितने यूनिट्स पे हमारा ब्रेक इवन हो रहा है, और पीरियड के स्टार्ट में फिर हम ये देखेंगे कि हम कितने यूनिट्स बेचने का प्लान रख रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं जो हम बेच सकते हैं अब ब्रेक इवन, वो फिर हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, और जो यूनिट्स हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे एक्सपेक्टेडली, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। एक सेकंड छोटी सी एक चीज सुन के फिर आप इसे बाद में नोट कीजिएगा। फर्स्ट करेंगे मैं फिगर चेंज कर दूं कुछ इस तरह से। ब्रेक इवन से 80,000, कम से कम इतने बेचने हैं, और सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग तो जो मार्केट में डिमांड है उसके मुताबिक हम 70,000 बेच सकेंगे। बताएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? क्या लॉस होना ही होना है इस केस में? क्या लॉस इज अनअवॉइडेबल माय डियर? तो इस केस में कोई नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मत कोई कॉन्सेप्ट नहीं। नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई ऐसा कैलकुलेट करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता ही कब है? जब बजटेड सेल इज मोर देन ब्रेक इवन सेल। तो कितनी ज्यादा है? 20,000 यूनिट्स। ओरिजिनल डेटा पर मैं वापस आ रहा हूं, तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वर्ड ही कब यूज करेंगे? व्हेन द बजटेड सेल्स आर मोर देन द ब्रेक इवन सेल्स। यहां तक मेरी बात सबको समझ आ गई है? नोट कीजिएगा जरा, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी अतीक साहब, डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि अब लॉस होना ही होना है तो यू हैव टू चॉइसेस। नंबर वन, या तो बिजनेस स्टॉप कर दें, अगर लॉस होना ही होना अनअवॉइडेबल है तो कोई और काम ढूंढें। लेकिन एक दूसरी चॉइस ये भी हो सकती है कि शुरू शुरू में फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, फर्स्ट ईयर्स हैं, और आप समझ रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 1-2 सालों में डिमांड जनरेट हो जाएगी जिसकी वजह से हम प्रॉफिट्स में चले जाएंगे। तो हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म की वजह से ये प्लान बन जाए कि फिलहाल हमें ये बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक डिसीजन क्या हो सकता है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है तो आप बिजनेस स्टॉप करने के बारे में सोचें, और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस इसलिए कंटिन्यू रखें उस केस में भी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंशाल्लाह डिमांड जनरेट हो जाएगी, लोग हमारी प्रोडक्ट से फेमिलियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी अचीव कर लेंगे। ठीक है, अतीक समझ आ गया आपको? जी कर लिख के जरा मुझे बताते रहिएगा थोड़ा, थोड़ी सी अगर डिस्कशन हम आज कंप्लीट कर लें। देन मेरा ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, थैंक यू। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसको यूनिट्स के साथ साथ अमाउंट्स में किया जा सकता है। मसलन कैसे? तो मैं इनको मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस करूं, सेल प्राइस पर यूनिट, फॉर एग्जांपल 15 वीक्स, तो व्हाट इज 15 लाख? ये क्या? मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस यूनिट, सॉरी सेल प्राइस पर यूनिट। तो 50 लाख रुपीज बजटेड से 80,000 इंटू 15 करें जरा, 80,000 इंटू 15, ये फिगर आ जाएगी 12 लाख। व्हाट इज 12 लाख रुपए? ब्रेक इवन सेल रुपीज।
और ऑब्वियसली डिफरेंस मींस 3 लाख रुपीस, जो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई सेल प्राइस पर यूनिट, तो 3 लाख रुपीस। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपीस भी आ सकता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी कैलकुलेट होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हुआ करेगा वैसे हम करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई सेल प्राइस पर यूनिट। ऑब्वियसली मैंने थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन की है। हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स को भी स्ट्रेट अवे सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपीस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितने सेल रुपए हैं जो हमें प्रॉफिट में ले जाएंगे, 3 लाख रुपए। वो कितने सेल के पैसे हैं जो ब्रेक इवन से ऊपर जनरेट होने से हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। आई होप कि मेरे सारे वर्ड्स आपको सही क्लियर हो रहे हैं। अब वॉइस का तो इशू नहीं है प्लीज, वॉइस की कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं चल रही? नहीं हो रहा मसला कोई रिजॉल्व? नहीं मतलब फिर भी अब स्क्रीन की वजह से तो नहीं, अभी वो शेयर की कैमरे की वजह से नहीं, ये कंफर्म है कि पीछे से ही स्लो। चलो मैं डियर इसके आगे चले गए। देन मेरा यहां से एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस हो सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। इस डिस्कशन में कुछ फॉर्मूले हैं कि बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने इंशाल्लाह कल से। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, इसका जो फॉर्मूला सुना कल, मार्जिन सेफ्टी का जाए और डिवाइडेड बाय बजटेड सेल। मतलब इस फॉर्मूले में जो बेस रखी जाती है दैट इज बजटेड सेल्स इनटू 100, जिसका सीएस रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। उसी तरह एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट होता है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये बजटेड सेल्स का कितने परसेंट है। तो ये बेटा जो वर्किंग है, इट कैन बी ऑन द बेसिस नंबर ऑफ यूनिट्स और अमाउंट। इंशाल्लाह आंसर सेम आया करेगा मसलन कैसे, फिगर्स की तरफ अगर मैं आऊं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 यूनिट्स डिवाइडेड 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय वेटेड सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू, सॉल्व करें, फुल कंसिडरेट कीजिएगा, 20 डिवाइड बाय 1 लाख इनटू 10% इनटू 100, कौन सा आंसर आ रहा है प्लीज? लेकिन 20% किसका? 20% ऑफ बेस क्या है प्लीज? बेस क्या है? बेस क्या है? बेस क्या है? बजटेड सेल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेट फुल। अब ये 20% ऑफ बजटेड सेल्स को मैथमेटिकली कंसंट्रेशन से फाइनल करेंगे। व्हाट इज 100 बेस बजटेड सेल, व्हाट इज 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देयरफॉर व्हाट शुड बी 80 एंड नथिंग शुड बी 120 वंस अगेन। बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान किस चीज का डिफरेंस होता है? ब्रेक इवन सेल्स। तो कभी अगर आपको कहा जाए बजटेड सेल्स का 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो इट मीन बजटेड सेल्स को हमने 100 रखा है, 20 अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो आपके पास ऑब्वियसली ब्रेक इवन सेल्स की परसेंटेज मींस 80% कैलकुलेट हो सकती है। एक काइंडली फेवर कीजिएगा जरा बिफोर यू स्टार्ट टू राइट। मैंने अभी कहा यूनिट्स की बेस पे भी वर्किंग हो सकती है, अमाउंट्स की बेस पे अगर करूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस डिवाइडेड बाय बजटेड सेल रुपीस, जरूर सॉल्व करेंगे, इनटू 100, उनके सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया हुआ और वो कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू 20% ऑफ बजटेड सेल्स। द इंपॉर्टेंट इज कि बेस क्या है? बेस बेस बेस, इस केस में बेस बजटेड सेल्स को रखा गया है, therefore 20% means 100% is the budgeted sales, 20% is the margin of safety, and therefore the difference is 80% break even sales.
एनी कंफ्यूजन? नोट करें, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कैमरा ऑफ करने से तो नहीं फर्क पड़ेगा, वैसे कभी कभी ठीक भी हो रहा है। ये बेटा काइंडली जरा नोट करके बताइएगा, जरा एक छोटा सा फिनिशिंग टच दे दीजिएगा स्टोरी को जरा आज। देन बेटा जरा क्लियर है सारे, काइंडली कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? कोई कंफ्यूजन तो नहीं माय डियर किसी की? चलिए बेटा एक छोटी सी डिस्कशन अभी है 5-7-8 मिनट। तो एक नेक्स्ट हेडिंग लिखा जरा, टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट, यूनिट्स एंड अमाउंट। अब इसमें टारगेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया ब्रेक इवन यूनिट्स के एंगल से, हमने ये देखा है कि अगर नो प्रॉफिट लॉस सिचुएशन तक पहुंचना है तो कितने यूनिट्स बेचे जाएं। अब एक काम ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं 50 लाख रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता हूं और देयरफॉर 50 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कितने यूनिट्स बेचूं। कोई और साहब हो सकते हो, अगर मैं 40 लाख कमाना चाहता हूं, मैं 5 करोड़ कमाना चाहता हूं, मैं 10 करोड़ कमाना चाहता हूं, 20 करोड़ कमाना चाहता हूं। अब ये जो प्रॉफिट की फिगर्स हम बोल रहे हैं कि मैं इतने कमाना चाहता हूं, इसके लिए एक वर्ड है टारगेट प्रॉफिट। मीन्स टू से आप उसी तरह क्वेश्चन बनाए, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये आवाज क्यों आ रही है? मुझे तो आवाज आ रही है, ये तो तुम ऑफ कर लो। ब्रेक इवन में क्या किया हमने, इसको जीरो रख लिया। लेकिन बेटा अगर हम टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जीरो की जगह वो प्रॉफिट रख लें जो आप कमाना चाहते हैं। तो कोई आप सजेस्ट करेंगे, कम से कम जरा काइंडली बताइएगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बाद में कमा लीजिएगा, बताएं कितना को प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आप। जो पहले आगे मैं वो लिखूंगा, पहले आगे शहबाज साहब का। नहीं एलईडी साहब आप अपनी वर्किंग बाद में कीजिएगा, नहीं बेटा 20 पर यूनिट नहीं माइडिए, पर यूनिट इंशाल्लाह बाद में आ जाएगा। सबसे पहले शहबाज साहब ने फरमाया है 10 लाख, बस ठीक है ठीक है, बाकी फिर आप वर्किंग बाद में कीजिएगा। तो जो भी आप जेन में रख लेंगे वो इस प्रॉफिट की जगह लिखें और इस इक्वेशन को अब रीअरेंज करवाना शुरू करें। करवा दें सिंपल से डिस्कशन, इंशाल्लाह बाकी आपने खुद करना है ना। देन टोटल कॉस्ट इज मिक्स ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 1 मिलियन। अब जहां वो जीरो था यहां 1 मिलियन हो जाएगा, इज इक्वल टू सेल्स 1 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन वगैरह वगैरह, 100 मिलियन ठीक है अरसलान, अनलिमिटेड ठीक है, अनलिमिटेड ना लिखे यहां। देन इसको अगर मैं फर्दर जरा मैथमेटिकली अरेंज करूं तो शायद हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 1 मिलियन। अब यहां पे आ रहा था उसकी जगह प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। चलते रहूं अगर मैं तो रिवाइज करें अपने जहन में, सेल लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। अब टारगेट प्रॉफिट में वर्ड यूज कर रहा हूं, यहाँ 1 मिलियन हो 10 बिलियन हो जितने मिलियंस होना आप चाहते हैं वो लिख लें।
देन कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाती है, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाए, जिसमें वो 75,000 into 2 किया था, तो उससे उसको दैट अमाउंट शुड बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 1 मिलियन। और फाइनली अगर आप 1 मिलियन रुपीस ऑफ प्रॉफिट के यूनिट्स निकालना चाहते हैं, यूनिट्स ऑफ टारगेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो फिर फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस 1 मिलियन divided by contribution per unit. What is the only difference between this formula and the formula of break-even units? वहां टोटल फिक्स कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं हो रहा था, मींस जीरो ऐड हो रहा था। यहां पे क्या फर्क है, टोटल फिक्स कॉस्ट में अब 1 मिलियन मींस प्रॉफिट की अमाउंट ऐड करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आप डिवाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स आ जाएंगे। ऑफ कोर्स फिर हम जब इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो ये सारे फार्मूला आपके सामने रिकंसाइल हो जाएंगे, ठीक है। उस वक्त ब्रेक इवन अगर है तो प्रॉफिट इज जीरो, और यहाँ अगर आप प्रॉफिट के यूनिट्स निकालना चाह रहे हो तो उस जीरो की जगह जो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, नोट कर लें। लेकिन एक छोटी सी बात कंप्लीट करके उठिएगा, बस 1 मिनट और। हो गया फाइनल? जरा एक प्रिंट निकालो, इसको मुझे दिखा दो। वो चेक किया वेरियंस वाला किस अगली डेट में होगा, किस संडे को है? संडे का मेरा ख्याल आज ना, वो वेरियंस में होना चाहिए, वेरियंस के आखिर में। You kindly noted it, please. चलो मैं एक छोटी सी चीज रहेगी मेरे ख्याल फिर वो कल मैं लिखूंगा, मेरे ख्याल टाइम जरा खत्म हो रहा है। आपसे ना इंशाल्लाह तकरीबन अराउंड 12:30 तक टेस्ट में शेयर करूंगा। बेटा प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है यार, तो उसके लिए आपने प्लीज 2 घंटे जरूर निकालने हैं। फिलहाल एक टेस्ट जरा कंपेरेटिवली आसान है, दोबारा मैं वेरियंस का टेस्ट एक लूंगा विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज, तो फिलहाल एक जरा कंपेरेटिवली आसान जरा टेस्ट दे दें, फिर एक और कम्प्रीहेंसिव भी देना चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रोसेस और वेरिएंस का प्लीज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे जरूर बैठें और सॉल्व करें, गलतियों से ही आप सीखेंगे। और जरूर सबमिट भी वापस कीजिएगा, उसके लिए मैं कोई आपको नंबर वगैरह भी व्हाट्सएप करवाता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करें।